Compare alkali metals and alkaline earth metals with respect to basicity of oxides, solubility of हाइड्रोक्साइड्स। देखो किस किस का कंपैरिजन पूछ रहा है, एल्कली मेटल के ऑक्साइड की बेसिसिटी और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड की बेसिसिटी। ग्रुप 1 ये ग्रुप 2। तो कौन ज्यादा बेसिक होते हैं, एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड या एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड? इसका आंसर है एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड। देखो हमने ट्रेंड पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो बेसिक नेचर क्या होता है, कम होता है। पढ़ा ना हमने, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में क्या है, मेटल्स है कि नहीं? राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम कन्वर्ट होने लगते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। पढ़ा ना हमने, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। एग्जांपल देखो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जैसे SO3 है, SO3 को पानी में डालोगे तो H2SO4 बनता है। ये बातें पता है ना? लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेसिक नेचर कम होती है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड की बेसिसिटी ज्यादा है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो बेसिक नेचर कम हो जाती है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड है वो कम बेसिक है, क्योंकि वो राइट साइड में आते हैं ना। ये लेफ्ट में आ गई, ये राइट में आ गई। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करो। बेसिसिटी का ये मतलब आप समझ सकते हो कि इसको पानी में डालने से कौन कितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। देखो आप अगर सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, में दो स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 2 में आता है, सेम पीरियड में है दोनों। जब आप इसको वाटर में डालते हो तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में डालोगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इन दोनों में ज्यादा लैटिस एनर्जी इसकी है। इसमें अट्रैक्शन किस किस में, Mg2+ और OH नेगेटिव, और यहाँ Na+ और OH नेगेटिव। ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगी बताओ, इन दोनों में ना, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है, +2 चार्ज है। तो इसमें अगर दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा तो इनको अलग अलग करना क्या है, मुश्किल है। तो ये कम OH नेगेटिव आयन देगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही समझ में? हाँ, ये कम देगा ना OH नेगेटिव आयन, तो ये बेसिक कम है। ठीक है, आप याद रखने के लिए इतना याद रखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक नेचर कम होती है, दैट्स इट। उतना यहाँ हमने लिखा है आंसर में। ठीक है बात है। अगला क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अभी तो हमने देखा कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड या ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड? ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं ना, कम टूटेगा। क्लियर होगी बात है? इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है ना, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये कम टूटता है, कम डिसॉल्व होगा। इसलिए ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड है वो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ। ज्यादा बेसिक है, ज्यादा सॉल्युबल है। solubility of hydroxides of alkali as well as alkaline earth metals increases down the group। जैसे हम नीचे आते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स की solubility alkali और alkaline दोनों की बढ़ जाती है। क्या मतलब है ये, लिथियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा कौन सॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना उससे ज्यादा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। नीचे जाने पे solubility बढ़ती है। ये एल्कली मेटल्स के लिए था, एल्कलाइन अर्थ के लिए भी ऐसा ही है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। नीचे जाने पे इसकी हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये क्यों बढ़ती है हमने ऊपर देखा है सारा। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को आपको कंपेयर करना होता है। डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी भी कम हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है,
बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हमने देखा था ये, ठीक है ना। फिर देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। देखो कंपेयर द solubility and thermal stability of following compounds of alkali metals with those of alkaline earth metals, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स। आपको नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट लेने हैं किसके, ग्रुप 1 के मेटल्स के और ग्रुप 2 के मेटल्स के, और उनको आपस में कंपेयर करना है किस बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे। ओके, तो पहले हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी में ये लाइन आपको बचा के रखेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल सॉल्ट्स, एल्कली मेटल के सॉल्ट्स उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे आते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है किसकी, एल्कली मेटल के सॉल्ट की, लेकिन किस किस की इंक्रीज करेगी, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड। ये 4 एग्जांपल याद रखना, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। इनके अलावा कोई सॉल्ट आता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी, किसके लिए, ग्रुप 1 के सॉल्ट्स के लिए। क्लियर है बात है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। तो ये कार्बोनेट्स हैं ग्रुप 1 के, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सोडियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन लिथियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन सोडियम कार्बोनेट। इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इन चारों की बढ़ेगी, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, बाकी सबकी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात। अब देखो नाइट्रेट्स और सल्फेट्स, ये आपको इन चारों में दिख रहे हैं, इन चारों में नहीं है, तो नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बोनेट्स तो यहाँ है ही, कार्बोनेट्स की बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी का आंसर हमने एक बार डाउन द ग्रुप दे दिया, ठीक है ना बात, क्लियर होगी बात है। solubility of alkali metal nitrates and sulfates decreases down the group, और alkali metal carbonates increases down the group। पहले हमने ग्रुप में कंपेयर कर दिया, अब देखते हैं solubility of alkaline earth metal salt in water। alkaline earth metal salt की solubility भी डाउन द ग्रुप कम होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सिलेट्स। हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड तो यहाँ भी थे, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड तो यहाँ भी थे और यहाँ भी है, इनकी तो बढ़ती है और ऑक्सिलेट्स की भी बढ़ती है, इनके अलावा बाकी की क्या होती है, कम होती है। अब हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलेट, फ्लोराइड, क्वेश्चन में तो कुछ और दिया था, नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट, तो इन सब की तो फिर कम हो जाएगी ना डाउन द ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप ट्रेंड समझ में आ गया आपको, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट का, क्लियर है। अगला देखो नाइट्रेट्स, अब हम आपस में कंपेयर करेंगे इनको। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ डाउन द ग्रुप कंपेयर किया, आपस में कंपैरिजन किया ना ग्रुप में, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2 तो नहीं किया ना हमने, अब हम ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2 करेंगे। ओके, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स किसी भी मेटल के आ जाए सॉल्युबल होंगे, खत्म बात, पूरे पीरियोडिक टेबल में बात ही खत्म कर दी एक लाइन में मैंने, ठीक है ना। तो नाइट्रेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कोई मर्जी, ये तो मैंने लिखा एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ का है क्योंकि पूछा उसका था, पर नाइट्रेट सबका ही सॉल्युबल होता है, ठीक, क्लियर है बात। अगला, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली मेटल के कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, ये सारे कार्बोनेट्स क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिथियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता। याद रखोगे ये बात, पानी में कौन कौन सॉल्युबल होता है, एल्कली मेटल के सारे कार्बोनेट्स सॉल्युबल होंगे, लिथियम कार्बोनेट नहीं होता सॉल्युबल, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ओके, हार्ड वाटर में आया था देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आए थे, वहां पे वो सॉल्युबल नहीं होते, वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर में आया था ये। तो कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी चल गई पता, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स सॉल्युबल नहीं होते, ग्रुप 1 के कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं,
पर लिथियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता। ओके, अगला, सल्फेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर soluble in water, however sulfates of alkaline earth metal show varied trends। alkaline earth metal के सल्फेट की solubility वेरी करती है। पहली बात तो डाउन द ग्रुप solubility इनकी क्या होती थी सल्फेट्स की, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। देखो सल्फेट्स की डिक्रीज होती थी ना। ग्रुप टू में किस किस की इंक्रीज, किस किस की होती है ग्रुप टू में? हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलेट और क्लोराइड, इनकी तो इंक्रीज होती है, इसके अलावा बाकी सबकी तो डिक्रीज ही होती है। तो सल्फेट की डिक्रीज होती है ना। तो देखो क्या है, बेरिलियम सल्फेट ठीक ठाक सॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबल ही कह सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट ये भी सॉल्युबल है। कैल्शियम सल्फेट क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, कुछ कुछ मात्रा में सॉल्युबल है। स्ट्रोंशियम और बेरियम के सल्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। ये ट्रेंड है सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में फिर से सम अप करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में पहले तो नाइट्रेट सारे सॉल्युबल हो गए, किसी मर्जी के आ जाए। कार्बोनेट और सल्फेट्स ग्रुप वन के तो सॉल्युबल है, खत्म हो गई बात। कार्बोनेट ग्रुप वन का बस लिथियम कार्बोनेट नहीं सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी की बात होगी कार्बोनेट्स, नाइट्रेट और सल्फेट की। फिर क्या, कार्बोनेट्स जो ग्रुप टू के हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। सल्फेट का ट्रेंड वेरी करता है। पहले तो आप बोल सकते हो कि सॉल्युबल है, अगला स्पेरिंगली सॉल्युबल है, अगले दो इनसॉल्युबल। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ओके, फिर हमने देखा था डाउन द ग्रुप फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलेट। ग्रुप टू के ये तीन, इनकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ती है, बाकी सबकी कम हो जाएगी। ग्रुप वन में फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, इन चारों की तो बढ़ेगी, बाकी सबकी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आ जाए इस नॉलेज के बाहर नहीं आ सकता। समझ में आई बात? मैं कॉम्पिटिशन की बात भी कर रहा हूँ। ओके, अगला देखते हैं। अब हमने सॉल्युबिलिटी की बात तो कर ली, अब उसने थर्मल स्टेबिलिटी भी पूछा था, ठीक है ना। फॉर आयनिक कंपाउंड्स हैविंग, देखो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में मैंने ये लाइन पहले भी बताई थी। मल्टी एटॉमिक एनायन अगर है आयनिक कंपाउंड में, जैसे क्लोरेट्स, ClO3-, इस एनायन में एक से ज्यादा एटम है, मल्टी एटॉमिक। नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, दीज आर मल्टी एटॉमिक एनायंस। सल्फेट्स, इनके लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, लार्जर साइज एनायन। ये लार्जर साइज एनायन है ना ये, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज केटायंस, इनके लिए ये रूल है। तो डाउन द ग्रुप एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के केटायन का साइज इंक्रीज होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप इन सॉल्ट की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, सबकी ही इंक्रीज होती है। समझ में आ गई बात है या नहीं आई? तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, हमको नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट दिए थे, मल्टी एटॉमिक एनायन है, चाहे अल्कली मेटल का हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल का हो, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करती है। ओके, ये तो हमने एक जनरल ट्रेंड बता दिया। अब इनका हीट के साथ होता क्या क्या वो देखना पड़ेगा आपको। देखो पहले नाइट्रेट्स की बात करते हैं। अगर आप एम इज सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल नाइट्रेट्स हैं, अगर आप इनको हीट करते हो ना तो नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट और O2 बनता है। ग्रुप वन के नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्राइट और O2 बनेगा। समझ में आई बात? लेकिन लिथियम एक्सेप्शन है, लिथियम के सारे काम ही ग्रुप टू के जैसे, लिथियम के सारे काम ग्रुप टू के जैसे। समझ में आई बात? या टू बी स्पेसिफिक मैग्नीशियम के जैसे। जैसे ऊपर सल्फेट की ऊपर देखो, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल था, लिथियम सल्फेट भी सॉल्युबल था, सल्फेट तो खैर सारी सॉल्युबल थे, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल था, लिथियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल था, सारा लिथियम मैग्नीशियम की तरह करता रहता है। अब लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो, ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। ओके, ग्रुप टू के नाइट्रेट्स को अगर हीट करोगे तो ऑक्साइड, NO2 और O2 बनेगा। याद क्या क्या रखना है, ग्रुप टू को हीट करते हो, ग्रुप टू क्या पीरियोडिक टेबल में किसी को हीट कर लो यार आप, नाइट्रेट को, उसने ऑक्साइड NO2 और O2 ही बनाना होता है। एक दो एक्सेप्शन है इसमें, जिसके ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते, जैसे लेड का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, मर्करी का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, उसका ऑक्साइड ही टूट जाता है, फिर मेटल बन जाता है। वो तो खैर सेकंड स्टेप है, पर इन जनरल जब आप नाइट्रेट्स को हीट करते हो ना, ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। ओके, ये बात याद रखोगे। ग्रुप टू का जो काम करता है लिथियम भी वही काम करेगा, ऑक्साइड NO2 और O2 बनाएगा। लेकिन ग्रुप वन के नाइट्रेट्स को हीट करते हो तो NO2 और O2 बनता है, मतलब नाइट्राइट और O2 बनता है। हो जाएगा याद? नेक्स्ट देखो कार्बोनेट्स।
कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट, फिर आगे लिथियम एक्सेप्शन जाता है, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। कार्बोनेट आप ग्रुप 1 के कार्बोनेट को हीट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वैसा का वैसा रहेगा, स्टेबल है वो। लेकिन ग्रुप 2 के कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो ऑक्साइड और CO2 बनेगा। ये हमने कितनी बार तो किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, नहीं? ग्रुप 2 का कार्बोनेट है, इसको हीट करते हो तो ऑक्साइड और CO2 बनेगा। मेटल कार्बोनेट ग्रुप 2 का, ऑक्साइड CO2, मेटल ये ग्रुप 2 के मेटल है। लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हो, वो लिथियम कार्बोनेट तो फिर ऑक्साइड और CO2 बनाता है, ग्रुप 2 के जैसा काम करता है। बाकी ग्रुप 1 के कार्बोनेट स्टेबल है। क्लियर होगी बात है? सल्फेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। सल्फेट दोनों की स्टेबल है हीट के प्रति, हीट करते हो कुछ नहीं होना, चाहे ग्रुप 1 का सल्फेट हो चाहे ग्रुप 2 का सल्फेट हो। क्लियर होगी बात? फिर से एक बार थर्मल स्टेबिलिटी की रिवीजन करते हैं। हमको नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी देखनी थी। पहला पॉइंट क्या, डाउन द ग्रुप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है नीचे आने पे, क्योंकि ये मल्टी एटॉमिक एनायन है, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर कैटायंस। ठीक है बात है? दूसरा फिर स्पेसिफिक देखेंगे, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हीट के प्रति स्टेबल है, ठीक है ना? ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को अगर हीट करते हो तो ऑक्साइड और CO2 बनता है। लिथियम कार्बोनेट को भी हीट करके ऑक्साइड और CO2 बनेगा, हालांकि लिथियम कार्बोनेट ग्रुप 1 का है। कार्बोनेट किस होगी, सल्फेट की थर्मल रिएक्टिविटी स्टेबल, खत्म। सल्फेट दोनों के हीट करते हो कुछ नहीं होना, ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2। नाइट्रेट्स, ग्रुप 2 के नाइट्रेट को हीट करते हो तो ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा, ठीक है ना? और लिथियम को भी हीट करोगे तो ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा। लिथियम के अलावा किसी और नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्राइट और O2 बनेगा। ये बातें याद हो जाएंगी, ठीक है? नाइट्राइट O2 ऑक्सीजन, यहाँ लिखा है, ये रहा बुक में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन है, देखो। द हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम के पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं, वाइल कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। ऐसा क्यों है, क्या बोल रहा है वो? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोल रहा है भाई ये तो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है? सॉल्युबल कौन नहीं है? यही मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल है या कह लो कम सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ऐसा क्यों है ये पूछ रहा है, ठीक है ना? पानी में सॉल्युबिलिटी किसी भी आयनिक कंपाउंड की आती है, आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स पे बताना है, कौन कौन सा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अगर तो कंपाउंड सॉल्युबल हो गया इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लैटिस से, अगर इनसॉल्युबल हुआ तो मतलब लैटिस ज्यादा हाइड्रेशन से, सिंपल बात है। देख तो, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, ये मैंने जनरल कोई आयनिक कंपाउंड ले लिया, MXNY, कोई भी कंपाउंड है, इन वाटर इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस। जब भी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल देते हो तो 2 बातें होती हैं। पहला, लैटिस टूटेगा इसका, MXNY का लैटिस टूटेगा। लैटिस टूटने का मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म से वो गैसियस आयन अलग अलग हो जाएंगे उसके, ठीक है ना? MXNY सॉलिड से क्या बन जाएगा, उसके अपने आयन्स में टूट गया। देखो समझ में आ रही है बात? XMY प्लस YNY X माइनस, ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कैसे तोड़ा है मैंने आयन से? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो MY प्लस NX माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फॉर्मूला बनेगा, MXNY, यही बनेगा ना फॉर्मूला, यही है, ऐसे ही टूटता है, ऐसे तोड़ा ना। और ये क्योंकि X थे तो ये X बनेंगे, ये Y थे, Y तो N तो Y थे ना, यहाँ Y आएगा, बैलेंस कर लिया, ठीक है बात है? तो आयन, तो ये लैटिस तोड़ा हमने इसका, मतलब ये सॉलिड स्टेट में दोनों आयन पास पास थे, इनको दूर दूर कर दिया गैसियस फेज में। तो दूर दूर करोगे आयन को तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, लैटिस एनर्जी डेल्टा क्या है इसका, पॉजिटिव है। इंथैल्पी पॉजिटिव होना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक है ना?
आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी सप्लाई होगा। अगला, जब आप हाइड्रेशन करोगे, मतलब दूसरा है कि ये जो गैशियस आयंस हैं और गैशियस कैटायन और एनायन है, इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी। हाइड्रेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है हाइड्रेशन का मतलब? पानी आके घेर लेता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ये देखो, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव, इसको कौन घेरेगा बताओ? ऑक्सीजन, क्योंकि उस पे नहीं, पूरा का पूरा वाटर ही घेरेगा, पर ऑक्सीजन उसकी तरफ रहेगा, है ना? यस और नो? तो ये, अब दिस इज लाइक मिनी बॉन्ड फॉर्मेशंस, अट्रैक्शन ही होगा ना इनमें, मिनी बॉन्ड फॉर्मेशन की तरह ही होता है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। एनायन को कौन घेरेगा? हाइड्रोजन, क्यों? उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से वाटर सराउंड कर लेगा एनायन और कैटायन दोनों को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। इसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव रिलीज। कोई भी प्रोसेस तब, कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है जब उसमें नेट एनर्जी रिलीज हो। अगर उसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़े तो वो होती नहीं है। ओके, अब ये सॉल्युबल, अगर पानी में सॉल्युबल हो मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी पड़ेगी, सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो जो जो कंपाउंड सॉल्युबल है मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज्यादा है। जो जो कंपाउंड इनसॉल्युबल है मतलब वहां सप्लाई ज्यादा करनी पड़ रही है, मतलब उसकी लैटिस ज्यादा डोमिनेट कर रही है हाइड्रेशन को। समझ में आ गई बात है? देखो, इफ लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड, किसी भी कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन द्वारा बैलेंस अगर हो जाती है तो वो सॉल्युबल होगा वाटर में। और अगर लैटिस एनर्जी बैलेंस नहीं होती हाइड्रेशन द्वारा तो वो सॉल्युबल नहीं होता। बस खत्म बात। अब जो जो नहीं सॉल्युबल, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, लैटिस एनर्जी बैलेंस हो जाती है, इसलिए वो इजिली सॉल्युबल होते हैं। पर हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लैटिस एनर्जी बैलेंस नहीं होती हाइड्रेशन द्वारा, इसलिए वो इनसॉल्युबल होते हैं। यार एक ही बात है, इसको लिखने का ढंग बहुत बड़ा, मतलब लिखा है इतना बड़ा तो लग रहा है बड़ा, बात सिंपल सी है। ठीक है ना? हो जाएगा।